तक हमने जो क्लासेस ली है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर की, उसके अंदर हमने समझा कि बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर होता क्या है। बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं के बारे में हम जान रहे हैं और इस वीडियो में भी हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखा था फर्स्ट वन हमारा सेंस ऑर्गन था, मसल्स था, ग्लैंड था, नर्वस सिस्टम था। ये सारे के सारे ऑर्गन्स थे जो कि हमारे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। हम आपसे पहले हम लोग इंद्रियों के बारे में, जो सेंस ऑर्गन है, उन सेंस ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो सेंस ऑर्गन है, किस प्रकार से सेंस ऑर्गन हमारे बिहेवियर को प्रभावित करेंगे। तो सेंस ऑर्गन, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के सेंस ऑर्गन मौजूद होते हैं जो कि शारीरिक और मानसिक कार्यों को प्रभावित करते हैं। अब इनको हम रिसेप्टर के नाम से भी जान सकते हैं, जैसे कि त्वचा, स्किन, आँख हो सकता है, कान हो सकता है, जीभ हो सकता है ना, और ईयर, कान, नोज हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन होते हैं जिनको हम लोग ज्ञानेंद्रियाँ या फिर इंद्रियों के नाम से भी जानते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है संचार करना, इनका काम होता है कम्युनिकेशन करना, हमको संवेदना, सेंसेशन प्रोवाइड करना, हमको जो भी इन्वायरमेंट, जो भी हमारा आसपास का जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है उसमें किस प्रकार का संचार हो रहा है, किस प्रकार का इंटरेक्शन हो रहा है, उसी इंटरेक्शन को हमारे तक पहुंचाना, उस स्टिमुलस को हमारे तक पहुंचाना, ये सब किस पर डिपेंड करता है? इंद्रियों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे सेंस ऑर्गन सही तरीके से काम करेंगे तो हमारा निश्चित रूप से हमारा बिहेवियर सही तरीके से काम करेगा। हमको सही तरीके से अगर सुनाई दे रहा है तो हम उसको सही तरीके से रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अगर हम लोगों को सही तरीके से दिखाई दे रहा है, हम उसके ऊपर तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो इंद्रियां होती हैं, जो सेंस ऑर्गन होते हैं, शरीर के बाहर की वस्तुओं और आंतरिक स्थितियों से भी उत्तेजित हो सकते हैं। अब जैसे कि इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम लोग सेंस ऑर्गन बोलते हैं, अब ये रिसेप्टर अगर सही तरीके से काम नहीं करें तो कुछ विकार भी हमारी बॉडी के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ विकार जैसे कि क्या हो सकता है, मतलब इसमें अगर हमारे आँख सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो हमको दिखेगा नहीं, वो एक विकार हो गया। अगर हमारे कान सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो हमको सुनाई नहीं देगा। अगर हमारे नोज़ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो हमको स्मेल लेने में प्रॉब्लम आएगी। और अगर हमारा जो जीभ है, अगर वो प्रॉपर सही तरह से काम नहीं कर रही तो हम लोग टेस्ट नहीं ले पाएंगे, है ना। तो ऐसे कई संवेदी दोष हैं जिनका कोई जैविक कारण नहीं है। ऐसे संवेदी दोषों को संवेदी प्रक्रियाओं के कार्यात्मक विकारों के रूप में हम लोग बात करेंगे कि अगर जो नर्सेस हैं, नर्सेस के क्या रोल हो सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो कि इन विकारों को मैनेज कर सकती है वो नर्स। बिल्कुल एक वेल वेंटिलेशन रूम प्रोवाइड करना है जिसमें किसी प्रकार का संवेदना नहीं हो, है ना, किसी प्रकार का शोरगुल नहीं हो। ये हमारा पहला हो गया। अगर किसी प्रकार का अगर ऑडिटरी डिस्टर्बेंस है कोई पेशेंट को, ऐसे ही हमारा अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिनको है ना जिनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जो बहुत ज़्यादा स्टिमुलस नहीं है, बिल्कुल डिप्रेस है या फिर नींद में है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कोई उत्तेजना नहीं दे रहा है, तो उनके लिए हम लोगों को क्या करना है, किस प्रकार का अरेंजमेंट करना होगा? एक गर्म और चमकीले रंग की रोशनी प्रदान करनी होगी, ब्राइट कलर लाइट का हम लोग को अरेंज करना है ना, ताकि पेशेंट अवेक रहे, है ना, पेशेंट स्टिमुलेट रहे। अगर नेत्र संबंधी, अगर पेशेंट को अगर किसी प्रकार का विजुअल डिस्टर्बेंस है तो विजुअल डिस्टर्बेंस के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? जो वार्ड में जो खिड़कियाँ होती हैं उनको क्या करना होगा? उनको प्रॉपर्ली सेडेट करना होगा जिससे डिस्कम्फर्ट से पेशेंट बच सके। कमरे में पेशेंट है उस जगह पे ज़्यादा शोरगुल नहीं करना है। और अगर किसी प्रकार का अगर गंदगी पड़ी हुई है रूम में तो गंदगी को भी देख के उसको हटा देना है। अगर जो भी भोजन, अगर जो भी फूड वगैरह आइटम अगर हम लोग पेशेंट को दे रहे हैं वो फूड आइटम बिल्कुल प्रॉपर और बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, है ना। अनहाइजीनिक फूड आइटम हमको नहीं देना है और ना तो अनहाइजीनिक हमको उसके साथ में ट्रीट करना है। जो परोसा हुआ भोजन है, जो भी हम लोग उसको सर्व कर रहे हैं फूड, वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, है ना, क्लीन होना चाहिए।
और अगर जो परोसा हुआ भोजन है वो मतलब ज़्यादा उसमें ज़्यादा टेक्सचर, ज़्यादा मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और बिल्कुल अगर जो पेशेंट का जो बिस्तर है, जो आप लोग बेड मेकिंग करते हैं, वो बेड मेकिंग में रिंकल फ्री होना चाहिए, रिंकल नहीं होना चाहिए उसके अंदर, है ना। और क्या है कि जब भी आप लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट, आप लोग हैंड वॉशिंग तो करते हैं, आपके हाथ को एकदम बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। तो ये है। इसके अलावा अगर मतलब जब भी हम लोग अगर कोई पेशेंट को अगर किसी प्रकार के मूवमेंट्स करा रहे हैं, तो हम लोगों को एक तरीके से जर्की मूवमेंट्स नहीं कराना है। हम लोगों को एक तरीके से झटकेदार मूवमेंट्स नहीं कराना, हम लोगों को उसको बहुत धीरे धीरे एक्टिविटीज़ कराना होगी। इसके अलावा है नेक्स्ट मसल्स के बारे में बात करते हैं कि मसल्स कैसे होते हैं, मसल्स किस प्रकार से हमारे बिहेवियर को इम्पेक्ट करती हैं। मसल्स एक तरीके से क्या होता है कि मसल्स आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि मसल्स होते हैं, मसल्स दो प्रकार के होती हैं, एक तो स्केलेटल मसल्स होते हैं और एक स्मूथ मसल्स होती हैं। क्या होता है, स्केलेटल मसल्स होती हैं, इनका इनका काम होता है कि चलना है, दौड़ना है, इशारे करना, फेंकना, वस्तुओं को संभालना, है ना। ये सारे के सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके स्केलेटल मसल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। लेकिन जबकि अगर हम लोग स्मूथ मसल्स की बात करें, स्मूथ मसल्स हमारे कहाँ होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं हमारे ऑर्गन्स पे, जितने भी हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं। हमारे ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमारे ऑर्गन सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा किडनी रीनल सिस्टम है ना, हमारा नर्वस सिस्टम है। तो इन पे अगर किसी भी प्रकार की अगर मसल्स पाई जाती है तो उनको हम लोग स्मूथ मसल्स बोलते हैं। और आपने एक बात ये भी सुना होगा कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स का काम कैसा होता है, वॉलंटरी फंक्शन, जितने भी वॉलंटरी फंक्शन होते हैं वो सब कौन करती हैं, आपके स्केलेटल मसल्स करती हैं। और जो स्मूथ मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स का काम क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ करना। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि ये जो मसल्स होती हैं, मसल्स हमारे किस प्रकार से हमारे मतलब हमारे बॉडी को बैलेंस में लेके आती हैं, किस प्रकार से। तो ये हमने देखा। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि ये जो मसल्स होती हैं, अगर मसल्स में अगर किस प्रकार का मस्कुलर डिस्टर्बेंस पाया जाता है, तो उस डिस्टर्बेंस में आपको पेशेंट के साथ में किस प्रकार से ट्रीट करना है, उस डिस्टर्बेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें। डिस्टर्बेंस के अंदर क्या क्या नर्सेस के रोल होते हैं वो देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट वन, इसमें क्या होता है, ये अगर मस्कुलर डिस्कम्फर्ट है, अगर स्पास्म, मस्कुलर स्पास्म है, तो उस स्पास्म के कारण भी रोगी को बेचैनी हो सकती है, रोगी को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए नर्सेस को शारीरिक शांति और मानसिक शांति प्रदान करना है ना। उसको बिल्कुल प्लीजेंट और क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। अब हम लोग नेक्स्ट वन बात करते हैं, थर्ड वन, तीसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो कि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जिसका नाम है ग्लैंडुलर एक्टिविटीज़। कि जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स का एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे व्यवहार के लिए। हमारे जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ये सब कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है। होती हैं ग्लैंड्स के टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के टाइप्स होते हैं इसके, एक तो डक्ट ग्लैंड होती है और एक डक्टलेस ग्लैंड होती है। सो जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डक्ट ग्लैंड के बारे में। तो डक्ट ग्लैंड कौन सी होती है, डक्ट ग्लैंड होती हैं यूजुअली सिक्रेट देयर केमिकल्स थ्रू लिटिल डक्ट। मतलब ये क्या होती हैं, एक छोटी नलिका के माध्यम से अपना जो भी सिक्रेशन होता है उसके शरीर की सतह पर स्रावित कर देती हैं। शरीर की जो एक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं और स्वेट्स ग्लैंड्स होती हैं, है ना। तो ये सारे के सारे ग्लैंड्स होती हैं, ये सब क्या करती हैं, एक डक्ट, इनके अंदर एक डक्ट प्रेजेंट होती है ना। ये क्या करते हैं, ये आमतौर पर जैसे कि इनका काम क्या होता है, जैसे लार ग्रंथि होती है, लार का सिक्रेशन करना। गैस्ट्रिक ग्रंथि क्या होती है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ये क्या करती है, ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती है। लैक्राइमल ग्लैंड आंसू को सिक्रेट करती है। तो ये होती है हमारी डक्ट प्रेजेंट ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड्स। तो यहाँ तक देखा हमने। तो जैसे कि अब हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से उसके एग्जांपल होते हैं। इमोशंस, हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, तो सैड के समय क्या होगा, दुख, जब हमको किसी ना किसी प्रकार का दुख हो गया है ना, तो उसके समय रोते हैं। तो रोना कहाँ से होता है, ये हमारे लैक्राइमल ग्लैंड, है ना। तो ये जो लैक्राइमल ग्लैंड होती है, लैक्राइमल ग्लैंड क्या करती है, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी और आंसू निकालने लगेगी। ऐसे डर के समय, अगर जब हमको किसी प्रकार का डर होता है, तो डर के समय क्या होगा, हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड क्या होना है, सैलिवरी ग्लैंड निष्क्रिय हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी,
है ना। तो सैलिवरी ग्लैंड अगर डिप्रेस हो जाएगी तो भूख नहीं लगेगी, और ऐसे सेम अगर डर के समय या फिर भय के समय, और गैस्ट्रिक ग्लैंड भी क्या करती है, ये भी अपना सिक्रेशन को धीमा कर देती है, तो भूख नहीं लगेगी। अत्यधिक भय के समय क्या होता है, पेशाब करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो ये सब थे इसके एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं किसके बारे में डक्टिलेस ग्लैंड्स के बारे में। तो डक्टिलेस ग्लैंड्स क्या होती हैं, इनको हम लोग हिंदी में अगर बोलें तो इनको हम लोग नलिका विहीन ग्रंथियां के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, ये क्या करती हैं, इनके अंदर किसी प्रकार की डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, और ये सीधे अपना सिक्रेशन कहाँ पे डालती हैं, हाँ सीधे अपना सिक्रेशन रक्त के संपर्क में लेके आती हैं। यानी मतलब अगर हम लोग जो भी हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स ही इन्हीं के द्वारा सिक्रेट होते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा, डक्टलेस ग्लैंड के द्वारा। शारीरिक डेवलपमेंट होता है, सामान्य विकास होता है, मानसिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है। ये सारे डेवलपमेंट्स को नियंत्रित करेंगी। ये ग्रंथियाँ अति सक्रिय या फिर कम सक्रिय हो सकती हैं, और विभिन्न मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। अगर ये ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाती हैं तो किस प्रकार से हमारा मेंटल डिस्टर्बेंस और इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, और कम एक्टिव होती हैं तो किस प्रकार से मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो ये हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ये जो ग्रंथियाँ हैं अगर ज़्यादा सीक्रेट होती हैं, ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होती हैं, ज़्यादा अमाउंट में अगर हार्मोन सीक्रेट होना चालू हो जाते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या क्या कोज कर सकता है, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता मतलब हमारी पर्सनैलिटी तो है, लेकिन हमारे अंदर जो आईक्यू होना चाहिए, एक प्रॉपर एज पे एक प्रॉपर आईक्यू होता है। आईक्यू अगर हम बात करें कि बौद्धिक क्षमता, अगर बौद्धिक क्षमता मतलब चीज़ों को समझने की क्षमता है ना, चीज़ों को रिएक्ट करने की क्षमता, तो ये जो क्षमता होती है, इन क्षमताओं का डिक्रीज हो जाना, मानसिक मंदता का आ जाना, सुस्ती आ जाना, ये सब किसके लक्षण होते हैं, ये सब लक्षण होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण होते हैं। और हाइपर थायरॉयडिज्म अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर ग्रंथियाँ हार्मोन सीक्रेट कर रही हैं तो क्या क्या होगा, उत्तेजना होगी, घबराहट होगी और अनिद्रा। ये सारी की सारी चीज़ों किस पर डिपेंड कर रही हैं, आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। ज़्यादा अमाउंट में अगर ग्लैंड सीक्रेशन प्रोड्यूस कर रही हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। ऐसे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या कर सकता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या हो सकता है कि भाई हमारा जो कंसंट्रेशन है ये पुअर कंसंट्रेशन को कॉज करेगा। और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म किस चीज़ को कॉज करेगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म सेम वही कि किसी भी काम में मन नहीं लगना, सुस्ती आ जाना, इंटरेस्ट की कमी होना, लेथार्जिक होना, थोड़ा चला या फिर थोड़ा काम करा तुरंत थक गए। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसी प्रकार से अगर हाइपर फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड मतलब जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। अगर एड्रिनल ग्लैंड अगर सही तरीके से काम नहीं करती है तो इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। और और इसके अलावा मतलब लिबिडो मीन्स होता है कि लॉस ऑफ लिबिडो मतलब सेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर सेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ कम हो जाना। तो ये सब उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा ये थे इसके बारे में कि कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स होती हैं जो कि अगर इनका फंक्शन अगर हाइपो हो जाता है तो बिहेवियर किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो जैसे हमने सेंस ऑर्गन देख लिया, मस्कुलर सिस्टम देख लिया, मसल्स देख लिया, और इसके अलावा हमने ग्लैंड्स देख ली थी, थर्ड वन। और फोर्थ वन जो कि लास्ट वन हमारा एक कंपोनेंट्स होता है जो कि हमारे बिहेवियर को प्रभावित करता है, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जैसा कि सभी लोग जानते हैं, नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, सबसे भारी भाग होता है जिसको हम लोग कॉर्टेक्स नाम दे सकते हैं। जो कॉर्पस कैलोसम का जो भारी भाग होता है उसको हम लोग कॉर्टेक्स नाम दे सकते हैं। और जो अंतर का जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग मेंडुला नाम दे सकते हैं। तो जो कॉर्पस जो हमने जैसा कि बताया कि जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम के दो हेमिस्फीयर हो गए, दो हेमिस्फीयर में से एक तो राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो राइट हेमिस्फीयर का काम क्या होता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर का काम क्या होता है। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर किस चीज़ के लिए डोमिनेंट होता है, क्या चीज़ कोऑर्डिनेट करता है, ये जैसे स्पीच को कंट्रोल करना, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसन, तर्क संगतता, है ना, अगर कोई भी रीज़न देना, और क्या है,
तर्क देना, है ना, लॉजिक लगाना, ये सारी की सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? लेफ्ट हेमिस्फेयर के ऊपर डिपेंड करती हैं। ऐसे राइट हेमिस्फेयर होता है। राइट हेमिस्फेयर क्या करता है? राइट हेमिस्फेयर होता है, ये राइट हेमिस्फेयर को हम लोग क्रिएटिव ब्रेन के नाम से भी जान सकते हैं। क्रिएटिव ब्रेन, अगर हम अगर अपने कोई भी चीज़ एक एक बहुत क्रिएटिवनेस के साथ में करते हैं, एक रचनात्मक तरीका अपनाते हैं किसी भी चीज़ को, बहुत कोई भी चीज़, अगर जैसे हम ड्राइंग के अंदर परफेक्ट हैं, बाकी लोग उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। हमारे अंदर कुकिंग एक्टिविटीज़ हैं, अगर हमारे अंदर सिंगिंग का एक टैलेंट है ना, या फिर हम ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते हैं, तो एक क्रिएटिव जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन हमारा राइट हेमिस्फेयर पे डिपेंड करता है ना। तो ये था हमारा सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम में हमने देख लिया। अब जो सेरिब्रम के जो ईच हेमिस्फेयर होती है, ये ईच हेमिस्फेयर के कुछ लोब्स भी होती हैं। इनके लोब्स होते हैं जैसे कि फ्रंटल लोब है, पैरेटल लोब है, टेम्पोरल लोब है और ऑक्सीपिटल लोब है। तो इन्हीं फ्रंटल लोब लगता है, तो उनके लिए हम लोग